अल्टरनेटिंग करंट, इसका डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता है। ऐसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिंग करंट कैसा है? जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन पेरियोडिकली चेंज हो रहा है। पेरियोडिकली मतलब कुछ इंटरवल के बाद, जैसे इतने समय के बाद डायरेक्शन देखिए चेंज हो जा रहा है। अभी प्लस था और बाद में डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है कि एक ए बी रजिस्टर है ए से बी तक, तो प्लस का मतलब है कि इसमें करंट ए से बी जा रहा है, और माइनस यहाँ लिखने का मतलब है कि करंट इधर से इधर को फ्लो कर रहा है, बी से ए की तरफ। और ए से बी जाते समय करंट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि पहले 1 एम्पियर करंट होगा, फिर 2 एम्पियर होगा, ऐसे करते करते पीक वैल्यू आई नॉट तक गया होगा। फिर वो आई नॉट के बाद सीधे बी से ये करंट नहीं आने लगा होगा। अभी क्या होगा? ये करंट कम हुआ होगा, तो यानी आई नॉट से फिर घटते घटते 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ज़ीरो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ज़ीरो। माने करंट की वैल्यू ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 पीक तक, फिर घटते घटते 4 3 2 1 0, इतना हो गया। तब नेक्स्ट स्टेप में वो डायरेक्शन करंट चेंज करेगा। अभी ए से बी ही था, अब इधर से इधर चालू होगा, तो इधर से इधर बढ़ ही रहा है। जीरो के बाद 1 2 3 4 बढ़ रहा है, लेकिन माइनस क्यों लिखा जाता है यहाँ? क्योंकि डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, ये बी से ए। तो माइनस का ऐसा मतलब नहीं है कि कम करंट है, अमाउंट कम है करंट का, ऐसा नहीं है। यानी 5 एम्पियर करंट और -5 एम्पियर करंट में ऐसा नहीं बोलेंगे कि -5 एम्पियर कम करंट है, ऐसा बात नहीं है। -5 एम्पियर का मतलब है कि वो बी से ए फ्लो किया होगा, अगर +5 को किसी ने ए से बी माना तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या कंपलसरी है कि पेरियोडिकली वो चेंज होना चाहिए डायरेक्शन, यानी प्लस के बाद माइनस होना ही चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया है कि डैम्पिंग नहीं होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो के ऐसे ज़ीरो नहीं हो जाना चाहिए। ठीक, दो बात का ख्याल रखना है कि वो प्लस के बाद माइनस भी हो और दूसरा डैम्पिंग ना हो। तो यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल बताऊँगा और आपको बताना है कि ये एसी है कि नहीं है। देखते हैं, यहाँ ज़ीरो है और ये ऐसे साइन के जैसा ग्राफ में बना दिया, तो ये एसी जैसा बदल तो रहा है, अपना वैल्यू कम ज़्यादा तो कर रहा है ऐसे, लेकिन प्लस का प्लस ही में है, इसके नीचे आएगा इधर तब माइनस आएगा ना। तो यानी ये डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, यूनी डायरेक्शनल है, फ्लक्चुएटिंग है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो ये नॉट एन एसी। ठीक है, एसी नहीं है। फिर ऐसे ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल, तो ये एसी है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, माइनस है नीचे, तो ये एसी है। ओके, अब ये देखते हैं एसी है कि नहीं ना। साइन नीचे भी है ऊपर भी है, देखिए नीचे भी है ऊपर भी है, प्लस भी है माइनस भी, प्लस भी है माइनस भी, प्लस भी माइनस भी। ये एसी है क्या? नहीं है एसी। क्यों नहीं है ये एसी? क्योंकि डैम्पिंग हो गया है इसका, एम्पलीट्यूड देखिए कम होते जा रहा है एम्पलीट्यूड, तो ये एसी नहीं है। ठीक है, ये जानने का तरीका था कि एसी है कि नहीं ग्राफ देखकर। दूसरा बात इसमें जानना है कि एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है ना तो उसका एवरेज वैल्यू खुद वही हो जाता है, राइट। जैसे इधर मैं लिखा टी और इधर लिख दिया टी और इधर लिख दिया करंट, तो डीसी करंट कोई है, डीसी मतलब 20 एम्पियर का करंट है और वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। आई = 20, तो पूछा जाए कि आई एवरेज बताइए, तो क्या हुआ? तो जो कांस्टेंट रहता है ना वो खुद एवरेज होता है, उसका एवरेज वही हो जाएगा। अब इसी को निकालने का, मुझे तो पता चल गया 20 एवरेज आएगा, इसको निकालने का वो मेथड पढ़ते हैं जो इंटीग्रेशन वाला मेथड। इसमें तो मुझे आंसर पता है, लेकिन बाकी का जो फंक्शन रहेगा उसमें इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, तो क्यों ना इसी को इंटीग्रेशन से कर लिया जाए। तो आई एवरेज ऐसे होता है, आई dt/dt, जिसका भी एवरेज बोलेंगे उसका ऐसे करना है। जैसे वेलोसिटी का एवरेज बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? v dt/dt। अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? वेलोसिटी टाइम का, तो dt लिख देंगे। अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो v dx/dx। तो अभी के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा करंट का एवरेज वैल्यू तो मुझे निकालना है ना,
ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है बताइए, किसी भी इंस्टेंट पे करंट क्या 20 ही है, वो तो वेरी नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या लिखना था एवरेज निकालने के लिए कि करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज़ 20 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लेते हैं 0 से कोई भी टाइम t के लिए चाहिए 2 सेकेंड के लिए मान लेते हैं, तो 0 से 2 सेकेंड, तो इंटीग्रेशन से 20 बाहर और dt का इंटीग्रेशन बाई dt का इंटीग्रेशन, और चूंकि सेम इंटरवल है इसलिए ये कट के 1 आएगा, तो आंसर क्या आ गया 20। क्लियर हो गया ये। अभी एक दूसरा हम इसका एवरेज पूछ दिए, बताइए क्या होगा, ये इसका एवरेज पूछ दिए ऐसा, यहाँ 0 और यहाँ टाइम पीरियड है, साइन्यूसॉइडल है, और ये इसका पीक वैल्यू है I0। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे इक्वेशन होता है I = I0 साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट का। तो इसका मैं बताना चाहता हूँ कि 0 से t तक एवरेज क्या हुआ, तो मैं लिखूँगा I dt बाई डी टी इंटीग्रेशन, I के जगह पर क्या लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन। तो इसमें से 0 से एक टाइम पीरियड तक, 0 से एक टाइम पीरियड तक ये I0 क्या आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से ना, और साइन का इंटीग्रेशन होता है, अब ध्यान से देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, लेकिन ये t के बगल में जो होता है ना कोएफिशिएंट ओमेगा, उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, और ये लिमिट 0 से टाइम तक, और नीचे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट 0 से कहाँ तक टाइम पीरियड तक करना है। अब इसमें माइनस को बाहर ले लेते हैं हम और ओमेगा को, तो I0 बाई ओमेगा बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस और ओमेगा और t के जगह पर कैपिटल T लिख देना है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ओमेगा और लोअर लिमिट के जगह पर क्या है टाइम 0, राइट, डिवाइडेड बाई नीचे t अपर लिमिट कैपिटल T लोअर लिमिट 0, इतना समझ में आ गया। तो माइनस I0 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा, और टाइम को लिखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, याद होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 0 इंटू ओमेगा 0, ये कॉस 2 पाई का भी वैल्यू 0 होता है, कॉस 360 0 होता है, और कॉस 0 0 होता है, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, और नीचे कुछ भी रहेगा तो ये 0 माइनस 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो साइन का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में क्या आता है 0 आता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस तरह से एवरेज निकालते हैं, लेकिन आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका एवरेज याद रखना है। साइन थीटा ऐसे रहेगा ना तो उसका एवरेज फुल साइकिल में 0 होगा, कॉस थीटा भी रहेगा तो उसका भी फुल साइकिल में 0 होगा। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि देखिए ऊपर जैसा नीचे वैसा, तो प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाता है 0 हो जाता है साइन और कॉस का। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे डेरिवेशन तो वो 0 नहीं हाफ आता है, वैसे ही कॉस स्क्वायर का भी करने पे क्या आता है हाफ। और क्या याद रखना है कि ऐसे खाली हाफ साइकिल रहेगा, इतना ही रहेगा, ये वाला पार्ट सिर्फ रहेगा, तो इसका एवरेज आएगा, इतने का एवरेज आता है 2I0 बाई पाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एक ऐसा रहेगा ऊपर का लूप और दूसरा ऐसे रहेगा, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, कौन से चैप्टर में था ये हाफ वेव रेक्टिफायर, सेमी कंडक्टर में, तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट बोलते थे। तो इसमें देखिए क्या होगा, टाइम तो यहाँ तक लेना होगा क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन चालू हुआ है, एक लूप और एक ज़ीरो, फिर एक लूप एक ज़ीरो, तो टाइम ज़्यादा बन गया ना, तो इसका टाइम भी इतना ही था, आधा ही टाइम पीरियड के बराबर था, इतना ही, और फंक्शन भी यही था, तो 2I0 बाई पाई आया था। इसमें क्या है, फंक्शन तो इतना ही है लेकिन ये टाइम अननेसेसरी बढ़ गया है, जबकि करंट कुछ नहीं बढ़ा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का याद रखना है I0 बाई पाई लिखना है, 2I0 बाई पाई नहीं, I0 बाई पाई। फुल वेव रेक्टिफायर का देख लेते हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे, यानी ये यहीं से रिपीटेशन चालू हो गया है, ये निगेटिव है नहीं कि ज़ीरो कर पाएंगे, तो इतने तक का एवरेज तो ऑलरेडी हम निकाल के रखे हुए हैं यहाँ। तो फुल वेव रेक्टिफायर का भी एवरेज 2I0 बाई पाई रहेगा, ठीक है।
तो क्या क्या याद रखना है, फुल वेव रेक्टिफायर का 2I0/पाई, हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज I0/पाई। अगर सिर्फ इतना फंक्शन दिया है इसका हाफ साइकिल का, ये जो साइनोसॉइडल है उसका इसको नेग्लेक्ट कर दिया, वो खाली हाफ साइकिल का पूछा, तो ये भी 2I0/पाई। फिर साइन थीटा का 0, कॉस थीटा का 0, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज भी हाफ होता है। उसके अलावा RMS वैल्यू याद रखना है कि ये साइनोसॉइडल जनरली हमारा यही आएगा, I=I0 साइन ओमेगा टी ऐसे आता है। तो RMS इसका आता है I0/√2। वैसे ही कहीं V लिखा है V0 साइन ओमेगा टी। तो RMS वैल्यू वोल्टेज का क्या लिखेंगे, वोल्टेज का RMS वैल्यू लिखेंगे V0/√2। तो आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, तो आइए एक ये भी निकाल कर दिखा देते हैं कहाँ से आया I0/√2, ताकि एग्ज़ाम में ये नहीं पूछ के कोई नया फंक्शन दे देगा तो आप RMS कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जिसका भी एवरेज वैल्यू पूछते हैं, जैसे मैं पूछता कि I एवरेज बताइए क्या है, तो I का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखकर I इंस्टेंटेनियस dt। तो मुझे I एवरेज नहीं चाहिए ना, मुझे I स्क्वायर का एवरेज चाहिए। तो RMS वैल्यू देखिए क्या होता है, RMS होता है किसी के स्क्वायर का एवरेज। तो I स्क्वायर dt/dt, इससे किसका एवरेज मिलेगा, I स्क्वायर का एवरेज। तो स्क्वायर का एवरेज का रूट, इसी को RMS बोलेंगे। किसी के स्क्वायर का एवरेज निकालना माने ऊपर dt और नीचे dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। I स्क्वायर, I दिया है I0 साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन बाई dt का इंटीग्रेशन और इसका रूट। इसमें से I0 स्क्वायर देखिए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाई इंटीग्रेशन dt। अभी आपको याद होगा कि मैं बताया था कि साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ। पिछले ही पेज में तो बताए थे कि साइन का एवरेज वैल्यू 0 लेना है, और साइन स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाए तो एवरेज हाफ आता है। तो ये साइन स्क्वायर का तो एवरेज आ गया, तो ये हाफ हो गया, ठीक है। लेकिन इसका रूट सबका है, तो I0 स्क्वायर बाई इसका वैल्यू हाफ आया यानी 1/2 और इसका रूट, ठीक ना। तो I0 का स्क्वायर था तो रूट से गया तो खाली I0 बचा, लेकिन 2 तो फंस जाएगा तो इसका रूट रह जाएगा, तो I0/√2 होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो साइनोसॉइडल फंक्शन है यानी हमारा जो करंट और वोल्टेज है अल्टरनेटिंग, उसका RMS वैल्यू होता है पीक वैल्यू बाई √2। देखिए इसमें ये जो I है ना वो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जो I0 होता है ना उसको पीक वैल्यू बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t कोई भी टाइम आप पुट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि AC अगर सर्किट में लगा हुआ है तो क्या होगा। तो फर्स्ट इसमें आता है AC सर्किट कंटेनिंग ओनली 1 रेजिस्टर। तो ऐसे AC बना देना है, सब एकदम पैटर्न फॉलो करेगा, ये इजी चैप्टर है एकदम। तो EMF का इक्वेशन फिक्स है, E=E0 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दीजिए। और जब रेजिस्टर सिर्फ लगा हुआ रहता है ना तो करंट का इक्वेशन, करंट ना तो लीड करता है ना लैग करता है, तो करंट का इक्वेशन लिखना है आपको I0 साइन ओमेगा टी, जस्ट ऐसे ही, ना तो +π/2 या -π/2, कुछ नहीं लिखना है। इसका ओमेगा टी तो इसके आगे भी फेज ओमेगा टी ही होगा, राइट। अभी ये फेज क्या होता है, कोई इक्वेशन लिखा हुआ है E0 साइन kx + π/2, तो साइन के आगे इस पूरे एंगल को बोलते हैं फेज एंगल, ठीक। और जो अकेले बच जाता है kx या ओमेगा टी के अलावा जो कांस्टेंट टर्म इधर बचेगा ना उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, यानी जब t और x 0 रखने पे जो इधर बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। और पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। साइन या कॉस के सामने जितना एंगल रहेगा उसको क्या बोलते हैं, फेज एंगल। तो दोनों का फेज एंगल क्या है, सेम है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, इसी फेज एंगल का सब्ट्रैक्शन। तो ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट तो 0 आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस 0 है इन दोनों में। और फेजर डायग्राम कैसे इसका बनाएंगे और ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए। तो एक ही ग्राफ में दोनों का बनाना है, वोल्टेज और करंट।
तो वोल्टेज मुझे दिख रहा है कि साइन जैसा है, तो साइन का तो बस ऐसा ग्राफ होता है, साइन के जैसा बना देंगे। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इसमें ई नॉट लगा हुआ है बगल में, तो इसका एम्पलीट्यूड, साइन का एम्पलीट्यूड 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसका वैल्यू 1 इंटू ई नॉट यानी ई नॉट होगा। और नीचे भी कहाँ तक ये जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस ई नॉट तक, राइट। अब यहाँ माइनस का मतलब कम है ऐसा नहीं है, डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज है। करंट अगर होता तो ऐसा नहीं है कि माइनस आई नॉट करंट कम है, वो बी टू ए फ्लो कर रहा है उल्टे डायरेक्शन में। करंट में भी तो साइन ही का ग्राफ है सर, तो करंट में भी साइन ही का बना दीजिए, तो साइन का ही बनाएंगे। और एक साथ दोनों मैक्सिमा अटेंड करेगा और एक साथ ज़ीरो अटेंड करेगा, ऐसे सेम फेज में है ना, तो ज़ीरो एक साथ आएगा, पीक पे भी एक साथ जाएगा, ज़ीरो भी एक साथ आएगा। लेकिन ये करंट थोड़ा नीचे रहेगा इसका पीक वैल्यू, क्योंकि करंट होता है जितना ईएमएफ है उसमें कुछ डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछेगा तो ईएमएफ भी क्या रखेंगे, मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे इसके रेजिस्टेंस से। फेजर डायग्राम, अगला फेजर डायग्राम के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, एक वर्टिकल, इसको एक्स एक्सिस रखना है और इसको वाई एक्सिस। कैसे बनाते हैं, तो पहले ईएमएफ के बारे में देखिए। ईएमएफ कितना डिग्री बनाया है, ओमेगा टी। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए जो कि एंगल बनाया होना चाहिए ओमेगा टी, और इसके ऊपर लिख देंगे पीक वैल्यू ई नॉट, एरो लगा देंगे। अब करंट भी ओमेगा टी ही बनाया है, तो करंट भी इसी के ऊपर रहेगा, ऐसे कोई दूसरा एंगल नहीं बनाएगा, करंट भी इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ बनाएंगे, क्योंकि दोनों तो फेज ओमेगा टी है। लेकिन ये कम रखेंगे क्योंकि ये करंट थोड़ा ईएमएफ में कुछ डिवाइड होने से आया है। अब इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कर दीजिए ऐसे। तो वेक्टर में आपको पता होगा कि एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और उसका एंगल इधर से पता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आता है, साइन। ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट क्या आता है, साइन। जिधर एंगल बना है उधर कॉस, और ये वाला वर्टिकल वाला क्या आता है, साइन। तो ये ई नॉट है तो इधर क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ये प्रोजेक्शन इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देगा। वैसे ही करंट ये आई नॉट है, तो इसका प्रोजेक्शन जो आएगा एक्स एक्सिस पे, ये लेंथ क्या देगा, तो इस प्रोजेक्शन का जो लेंथ है ना, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट देगा, यानी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आई है, आई यहाँ से यहाँ तक क्या है, आई, और ये हाइपोटेनियस जैसा है वो क्या है, आई नॉट, समझ गए। तो और आई नॉट में क्या रिलेशन है, तो ये आई नॉट का प्रोजेक्शन है आई वाई एक्सिस पे, राइट। एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता तो क्या लिखते हैं, कॉस लिखते, कॉस। किसी वेक्टर का एक्स पे प्रोजेक्शन कॉस लिखेंगे, ओमेगा टी बनाया है तो, और वाई की तरफ के प्रोजेक्शन को क्या लिखेंगे, साइन। तो इस तरह से वो एसी कंटेनिंग ओनली रजिस्टर में आपको 3 बातें याद रखना है, एक सर्किट डायग्राम, दूसरा इक्वेशन। सभी एसी वाले चैप्टर में 2 चीज़ तो याद रखना ही है, सर्किट डायग्राम और दूसरा इक्वेशन, और ग्राफ प्लस फेजर, ठीक है, इतना बात याद रखना है। अब एसी कंटेनिंग इंडक्टर के लिए चलिए यही बात करते हैं। एक इंडक्टर है, उसमें एसी लगा हुआ है, ईएमएफ में कोई चेंज नहीं, सोर्स वही ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टेंस एल है इसका, हेनरी में होता है ना, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो करंट का इक्वेशन क्या होता है इसमें करंट लैग करता है, इंडक्टर में करंट क्या करेगा, लैग। तो करंट का वैल्यू होगा आई नॉट, ध्यान से देखिएगा, साइन, और लैग करना है मैंने पीछे लिखना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पीछे रहता है, लीड करता तो प्लस लिखते पाई बाई टू। और आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो ई नॉट में इस बार रेजिस्टेंस डिवाइड करने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टर थोड़ा ही है, ये इंडक्टर है। तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या नाम है, इंडक्टिव, नाम भी याद रखना है, रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस ऐसा नाम है। और ये होता कितने के इक्वल है, तो ये ओमेगा एल के इक्वल होता है। ओमेगा मतलब यही एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और एल मतलब इसका इंडक्टेंस जो हेनरी में दिया है। अब ये एक्सेल जो है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट ओम ही होगा, क्योंकि ये एज ए रेजिस्टर बिहेव कर रहा है, करंट को रेजिस्ट करने के जैसा बिहेव कर रहा है ये। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम रहेगा।
ठीक है सर, दो बात मुझे समझ में यहाँ आ गया, एक ईएमएफ का इक्वेशन समझ गए और एक करंट का भी इक्वेशन मुझे आ गया, और सर्किट डायग्राम तो दिया हुआ है ही। और दो बात क्या बताए थे आपको, ग्राफ बनाना और फेजर डायग्राम बनाना। तो पहले फेजर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेजर ही है, ग्राफ से काम नहीं चलता है, ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, बोर्ड एग्ज़ाम में ग्राफ चाहिए। कंपटीटिव एग्ज़ाम के लिए क्या चाहिए, फेजर डायग्राम। तो एक्स एक्सिस में इधर बना दिया ऐसे। अब ईएमएफ में तो कोई डाउट नहीं है, वो साइन ओमेगा टी ही है, तो ईएमएफ का ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया ऐसे, और यहाँ ई नोट में लिख दिया, और यहाँ से ओमेगा टी भी लिख दिया मैं। और आइए प्रोजेक्शन भी इसका कर लेते हैं यहाँ। तो ये ई लिखेंगे, जो प्रोजेक्शन आएगा उसके लेंथ को, इस लेंथ को क्या लिखेंगे, ई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और जो हाइपोटेन्यूस जैसा आया था, इसका लेंथ कितने के बराबर है, ई नॉट, पीक वैल्यू के बराबर है। ठीक है ये, हाँ। अभी ये ई है, ई नॉट नहीं है, ई को आप बाद में चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई बराबर जो है ना वो ई नॉट, और प्रोजेक्शन है इधर तो साइन ओमेगा टी, इतना है ये। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया। अब करंट में क्या है कि करंट तो π/2 पीछे है, तो कहाँ से π/2 पीछे है, वोल्टेज से। तो देखिए वोल्टेज जो है ना उससे अगर प्लस रहेगा ना तो उधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस रहेगा तो क्लॉकवाइज। तो इससे क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना चलना है सर, 90 डिग्री। 90 होगा क्या, इतना नहीं होगा, ये तो ऐसे दिख रहा है ना 90 से छोटा, और इधर आना पड़ेगा, इससे 90 डिग्री की तरफ आना पड़ेगा, है ना। ये जो लाइट कलर से ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है लाइट, उससे 90 डिग्री पे येलो कलर बनाना पड़ेगा मुझे। और इसका लेंथ थोड़ा कम रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ईएमएफ से तो कम ही आएगा ना, कम, ऐसा कम लेंथ रखेंगे। और इधर आई लिखेंगे कि आई नॉट, आई नॉट, आई किधर लिखेंगे, इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वाई एक्सिस पे, इधर आई लिखेंगे। बस फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी ये एंगल यहाँ से लेके ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है, इधर की तरफ 90 है। तो सिर्फ यहाँ से कितना होगा, एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ओमेगा टी है, क्योंकि ये वाला क्या था, एंगल ओमेगा टी था। तो यहाँ से ये इधर कितना होगा, टोटल है 90, तो 90 माइनस ओमेगा टी। क्लियर। तो फेजर डायग्राम भी कोई ख़ास बात नहीं है बनाना, पहले वोल्टेज का बनाना होता है और बाद में करंट का, उससे उसके अकॉर्डिंग करंट का। अगर लैग करेगा करंट तो इस सेंस में क्लॉकवाइज लाएंगे, और लीड करेगा तो उधर ले जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया इसका। अभी ग्राफ भी देख लेते हैं कैसा ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज तो एकदम साइन के जैसा है, सिंपल एकदम साइन के जैसा वोल्टेज बना दिए ऐसे। करंट का ग्राफ में क्या है, यहाँ 0 रख के देखिए आप, t बराबर 0 रख दीजिए, तो t 0 रखे तो साइन माइनस π/2 आ गया। साइन माइनस π/2 का वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव। साइन माइनस 90 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाता है। तो ये ग्राफ -1 से, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ -1 और 0, t = 0 पे 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे जब ये पीक पे है, ये पीक पे कब होता है साइन, कितने टाइम पे होता है, यानी ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है इसके लिए, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे तो 0 हो जाएगा, 90 माइनस 90, ओमेगा टी की वैल्यू 90 रख देंगे तो 90 माइनस 90 क्या बन जाएगा, 0। तो ये वोल्टेज जिस समय पीक पे होगा उस समय मेरा करंट 0 पे होगा ऐसे। फिर ये जब 0 होगा तो मेरा ये पीक पे होगा, फिर ये निगेटिव पीक पे होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा तो ये पीक पे होगा। समझ गए कैसे बनाना है। फिर ये पीक पे होगा तो ये 0 पे होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ भी बन जाएगा। एसी कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एक सिर्फ कैपेसिटर रखना है मुझे। एसी में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो सी होता है, और एसी सोर्स ऐसे इंडिकेट किया जाता है, एसी कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। ईएमएफ का वही पुराना कहानी, ईएमएफ का इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है। ईएमएफ का इक्वेशन है E = E0 साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट जो इसमें है ना लीड करता है, I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है।
अब ये ट्रिक एक मेरे पास है, कैसे याद करेंगे कि किस में लीड होता है। रजिस्टर में कोई लीड लैग नहीं करता है, वोल्टेज का भी साइन ओमेगा टी, करंट का भी साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में कभी कभी एग्ज़ाम में आप भूलेंगे कि किस में लीड करता था, भूल जा रहे हैं। तो सी से कैपेसिटर होता है और सी से करंट, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो बाकी सब अरेंज हो जाएगा अपने आप। सी से कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट लीड होगा तो इंडक्टर में करंट लैग होगा, इसका उल्टा होगा उसमें, है कि नहीं। तो एक लाइन याद करेंगे, कैपेसिटर में करंट लीड, ओके। इसके बाद क्या बनाए थे, सर्किट डायग्राम हो गया, इक्वेशन हो गया। तो अगला फेजर डायग्राम ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ईएमएफ तो पुराना कहानी हो गया। अब एक्स एक्सिस से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इधर ओमेगा टी लिख देंगे, ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और ये जो लाइन खींचे इसके ऊपर ई नॉट लिखेंगे और इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे ई हो जाएगा ये। और ये ई क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ई नॉट है। तो आप चाहें तो ई को लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मेन है करेंट का क्या होगा। अब तो करेंट देखिए, ये ओमेगा टी था और ये भी ओमेगा टी है, लेकिन ये प्लस π/2 है। तो मैं क्या बोला था कि प्लस होने पे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना है। कहाँ से, तो वोल्टेज से। वोल्टेज में तो ओमेगा टी था ही, इसमें ओमेगा टी है, तो जहाँ भी वोल्टेज था उससे और 90 डिग्री आगे चलिए। तो ये तो 90 से अभी वाई एक्सिस पे चलेगा, 90 से कम ही मूव करने पे, तो और आगे चलना पड़ेगा, 90 होने के लिए और आगे चलना पड़ेगा। तो ये इस पे परपेंडिकुलर, ये देखिए मैं ड्रॉ कर दिया, ये 90 हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई नॉट, और इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लूँगा और इसको मैं लिख दूँगा आई। तो ये 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। अगर बोलेगा कि आप पूरा एक्स एक्सिस से कितना डिग्री गए उधर, तो एक्स एक्सिस से मैं गया 90 प्लस ओमेगा टी दोनों, ओके। तो ये इस तरह से फेजर डायग्राम हो गया। इसका ग्राफ, आइए लास्ट इसका ग्राफ है। तो ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं। ग्राफ के लिए पहले तो इसी का हम बनाएंगे ना, ईएमएफ का। ये इजी है, साइन जैसा है, तो साइन के जैसा ग्राफ बना देते हैं। ऐसे हो गया साइन के जैसा। अभी इसमें टी ज़ीरो पुट करके देखिए, टी ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये पीक वैल्यू पे रहेगा। जब समय ज़ीरो होगा तो उस समय करंट अपने पीक पे रहेगा, और जब वोल्टेज पीक पे जाएगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये ज़ीरो होगा तो ये निगेटिव पीक पे रहेगा, ये निगेटिव पीक पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा तो ये अपने पीक पे रहेगा। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम, इक्वेशन, फेजर डायग्राम, ग्राफ, इतना चीज़ याद रखना है। हाँ, अब इसमें भी रेजिस्टेंस वाले टर्म में बात करें तो जो आई नॉट आया है ना, आई नॉट, वो होगा ई नॉट बाई, इस बार आर भी नहीं होगा और एक्सएल भी नहीं होगा, इस बार एक्ससी होगा। और एक्ससी का नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये एक्ससी होता कितना है, तो 1/ω/c होता है। ओमेगा एसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ये एक्ससी का यूनिट क्या होगा, वही ओम। वापस एक्ससी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। अब एक बार में दो कनेक्शन करेंगे। फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं, एक रेजिस्टर और उसके साथ इंडक्टर और एसी सोर्स से कनेक्टेड है इस तरह से। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए इसको। इसका तो वही इक्वेशन हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ का। अब चूँकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में क्या सेम रहेगा, करंट सेम होगा। इन दोनों में क्या रहेगा, सेम करंट। इसका फेजर डायग्राम बनाना मतलब वेक्टर जैसा एकदम है। कैसे बनाना है देखिए, पहले आप ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल एक होता है, वो क्या होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ऐसे एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बना लेना है। एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा रेजिस्टेंस लिखना है, एक्स एक्सिस की तरफ क्या लिखना है, रेजिस्टेंस। और वाई एक्सिस की तरफ इंडक्टर, पॉजिटिव वाई की तरफ इंडक्टर का रेजिस्टेंस लिखना है। और जब कैपेसिटर होगा तो उसको निगेटिव वाई की तरफ लिखेंगे, लेकिन अभी है ही नहीं तो यही दोनों रखेंगे। और आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है और दूसरे के वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्सएल है,
दो नंबर इसको कंसिडर कीजिए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या ऐसे होगा, अगर आर और एक्सेल इक्वल होता तो बीच में होता, और इक्वल नहीं होगा तो ये कुछ एंगल बनाएगा, फाई बोल देते हैं उस एंगल को, और वो एंगल वेक्टर में निकालना बहुत आसान हमारे लिए रहता है, tan इनवर्स करके निकाल देते हैं, राइट। तो इसका फाई का वैल्यू हम लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन x, अगर वेक्टर याद होगा तो y के जगह पर एक्सेल है और x के जगह पर क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस। तो इससे फाई का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंडक्टेंस दिया रहेगा कि कितना है, तो इसका वैल्यू ओमेगा एल लिख देंगे, एल गिवन होगा, ओमेगा भी गिवन होगा और रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, तो क्या फाई मिल जाएगा। या एक जेड भी होता है टर्म, वो भी अभी देख लेते हैं। जेड क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस को बोलते हैं। तो चूंकि रजिस्टर और एक्सेल 90 डिग्री पे है, तो दो वेक्टर का 90 डिग्री पे सम कैसे होता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, यानी एक्सेल का स्क्वायर। तो इससे जो मिलता है ना नेट रेजिस्टेंस, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसका भी यूनिट ओम ही होगा, ओम। ये रिजल्टेंट नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का, मतलब कुल मिला के वो कितना अपोज कर सकता है। तो चूँकि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे वेक्टर जैसा इसका रेजिस्टेंस भी ऐड होगा, तो नेट रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस यानी जेड बोलेंगे हम लोग। तो इससे कोई कॉस लिखना चाहेगा तो क्या बोलेगा वो, कॉस फाई कोई लिखना चाहेगा, तो कॉस फाई होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की तरफ जेड लिखना है, यही वाला जेड। तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा आर बाई जेड, आर बाई जेड। देखिए आर है बेस और जेड है उसका इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाकर रेडी रखना है। इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाना है पता चल गया, एक्स एक्सिस की तरफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव वाई की तरफ इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और निगेटिव वाई की तरफ कैपेसिटर का रिएक्टेंस। उससे क्या निकालेंगे, फाई निकाल के रख लेंगे और जेड निकाल के रख लेंगे। क्लियर। अब इस सर्किट में ईएमएफ दिया हुआ है, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या होगा, आई नॉट। वो ई नॉट बाई जेड अब होगा, ई नॉट बाई आर भी नहीं होगा और ई नॉट बाई एक्स एल भी नहीं होगा, ई नॉट बाई जेड होगा नेट रेजिस्टेंस। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल गया। और करंट का इक्वेशन क्या होगा, देखिए करंट का इक्वेशन होगा आई इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट, साइन की जगह पर साइन, ओमेगा टी की जगह पर ओमेगा टी, और जिधर रेजिस्टेंस लिए है ना उधर ही वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस के थ्रू सब कुछ सेम फेज में होता है, रेजिस्टेंस में कोई लीड लैग नहीं करता है। तो एक्स एक्सिस की तरफ रेजिस्टेंस भी लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टेंस भी एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस भी एक्स ही एक्सिस की तरफ लिखेंगे। यानी एक्स एक्सिस रिजर्व है रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर एक्स की तरफ, करंट भी एक्स की तरफ। अब इस सर्किट में करंट सेम होने वाला है, सीरीज है, इसलिए इंडक्टर के थ्रू करंट भी उतना ही होगा। तो करंट सब में एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा, सीरीज है इसलिए। तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना होगा, ये जो ओमेगा टी था फेजर में, अब इसका फेजर डायग्राम देखिए पहले हम बना देते हैं। एक्स ले लिए और इधर मुझे क्या रखना होता है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये एंगल क्या था ओमेगा टी, ये पुराना वाला फेजर डायग्राम। और इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं नेट ईएमएफ। कैसा ईएमएफ है ये, नेट, मतलब जितना रेजिस्टर खाया और जितना इंडक्टर खाया दोनों का सम, यानी बैटरी ने जितना सप्लाई किया एसी सोर्स ने, तो ये नेट ईएमएफ हुआ कि नहीं। अब सिर्फ रेजिस्टर कितना खाएगा, वो ईएमएफ किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसको वीआर लिखते हैं, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। या रेजिस्टर के अक्रॉस अगर एक वोल्ट मीटर लगाया जाए तो वो क्या रीडिंग देगा, उसी को क्या लिखते हैं, वीआर। वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया जाए तो वो क्या रीडिंग लेगा, उसको लिखते हैं वीएल। लेकिन वाई एक्सिस में करंट नहीं जाएगा, करंट तो इधर ही रहेगा एक्स की तरफ, राइट। करंट का वैल्यू किधर रहेगा, एक्स की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ। तो अगर ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है तो करंट ओमेगा टी प्लस ये फाई है कि माइनस फाई है, तो उधर जाते तो प्लस फाई, क्योंकि उधर क्या है, इधर क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर मुझे आना पड़ा यानी क्लॉकवाइज आना पड़ा, तो माइनस, और ये एंगल कितना आना पड़ा था, कितना एंगल आना पड़ा था देखिए। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से
ये फाई एंगल निकाल के रख लेना है, 30 डिग्री 50 डिग्री 60 जो भी आएगा। ये ट्रायंगल बना लेंगे जेड और आर और एक्सेल का, और उससे क्या निकाल के रखेंगे, फाई। अब ये चूँकि सर्किट में रेजिस्टर के अलावा क्या है और लगा हुआ, इंडक्टर है, तो इंडक्टर में करंट लैग करता है। इंडक्टर में करंट क्या करता है, वोल्टेज से लैग करता है। तो फेजर डायग्राम इसका कैसा बनाएंगे, देखिए एक्स और वाई एक्सिस बना लिए, और फर्स्ट में हम नेट वोल्टेज यानी जो अप्लाई किए थे उसका हम फेजर बनाएंगे। तो वो ओमेगा टी था, तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी की तरफ यहाँ ई नॉट लिख दीजिए, और ऐसे करके लिख देंगे ओमेगा टी। क्लियर है इतना, ईएमएफ हो गया। अब इस सर्किट में चूँकि इंडक्टर है, इसलिए करंट जो होगा ना सर्किट में, वो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। कैपेसिटर में लीड करता है, तो इंडक्टर में करंट लैग करेगा। तो इस नेट ईएमएफ से लैग करता हुआ मतलब हम किधर जाएंगे, नीचे आएंगे, इससे इस तरफ आएंगे, और लीड करता है तो कैसे चलते, उधर चलते, एंटी क्लॉकवाइज। तो लैग कर रहा है तो क्लॉकवाइज आएंगे। कितना क्लॉकवाइज आएंगे, वो यही एंगल है, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल से जो फाई एंगल मिला है उतना ही पीछे लौट के आना है इधर। तो इधर मान लेते हैं ये फाई बहुत कम एंगल है, इधर आ गए, तो इधर आपको लिखना है आई नॉट, राइट। अब इस सर्किट में इधर प्रोजेक्शन वापस कर देंगे, प्रोजेक्शन तो आई मिल जाएगा, और इधर प्रोजेक्शन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू मिल जाएगा। अभी इक्वेशन सबका लिखना है, देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई इक्वल टू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी तो लिखेंगे। अभी उधर जाके और रिटर्न वापस आए हैं तो माइनस फाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये करंट का इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि दोनों सीरीज है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर, तो यही इक्वेशन लिख देंगे। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, तो भी यही इक्वेशन लिखेंगे। फिर पूछेगा फाइंड नेट ईएमएफ इन सर्किट, तो ये लिखेंगे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी एक चीज़ और बाकी है, अगर इसमें पूछेगा कि खाली आप रेजिस्टर में बताइए कि कितना करंट, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, तो भी सिर्फ रेजिस्टर का निकालना है। तो क्या लिखना है, देखिएगा वी नॉट मतलब रेजिस्टर के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उसके लिए वी नॉट क्या होगा, आई आर, आई पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना था इनटू रेजिस्टेंस लिखना है यहाँ, और साइन करंट का पहले लिख देंगे हम ओमेगा टी माइनस फाई, करंट का लिख दिए। अब रेजिस्टर के थ्रू, तो रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, वो करंट के जैसा फेज होगा, तो ओमेगा टी माइनस फाई है तो ओमेगा टी माइनस फाई ही रह जाएगा। लेकिन जब वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इंडक्टर करेगा तो आई नॉट लिख कर और एक्स एल लिखेंगे, इंडक्टर का रेजिस्टेंस वी इक्वल टू आई आर होता है, और साइन ओमेगा टी माइनस फाई तो लिखेंगे, ये करंट का जो फेज था, करंट वाला फेज तो लिखेंगे। लेकिन इसमें लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज क्या करता है, लीड, करंट लैग करता है लेकिन वोल्टेज लीड करता है, तो प्लस पाई बाई टू, क्योंकि वोल्टेज लीड कराना है इसमें इंडक्टर में। तो अब सब कुछ हो गया कंप्लीट हमारा इसमें इंडक्टर में। क्या क्या कंप्लीट हो गया इंडक्टर में, अप्लाइड ईएमएफ या नेट ईएमएफ पूछेगा तो ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। करंट सर्किट में पूछेगा कितना है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखेंगे, और ये फाई कैसे निकालेंगे, ऐसे ट्रायंगल बनाकर, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाकर निकालेंगे, राइट, यहाँ पे जैसे निकाले हैं। फिर करंट थ्रू रेजिस्टर पूछे या करंट थ्रू इंडक्टर पूछे या नेट करंट पूछे, तीनों का ही वैल्यू यही हो जाएगा ऊपर जो मैंने निकाला, क्योंकि सीरीज है सब। फिर पूछेगा कि वोल्टेज रेजिस्टर कितना खा रहा है, या किसी भी इंस्टेंट पे वोल्ट मीटर रेजिस्टर के क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये लिख देंगे, और वो करंट के सेम फेज में है तो ये ओमेगा टी माइनस फाई, तो ये भी ओमेगा टी माइनस फाई। फिर पूछेगा किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो इंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आई नॉट, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और साइन, और करंट का जितना भी फेज होगा उसमें प्लस पाई बाई टू कर देंगे, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। क्लियर हो गया ये। अब यही चीज़ रिपीट करने वाले हैं कैपेसिटर के साथ। अगर एक रेजिस्टर और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर और एक
रेजिस्टर और ये AC सोर्स, ठीक है। तो इसका इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया फर्स्ट। उसके बाद वो ट्रायंगल बनाने वाले थे तो एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस लिखेंगे और इंडक्टर नीचे होता है ऐसे, नीचे कैपेसिटर वाला XC नीचे होता है, तो मुझे फाई इधर मिलेगा, इस तरफ फाई मिलेगा, फाई हो जाएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट यानी XC डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ रहेगा। XC 1/ωc होता है, 1/ωc, और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो फाई आराम से निकल जाएगा मेरा। अब ये जैसे ही मुझे फाई मिला उसके बाद ये फेजर डायग्राम पे आएंगे हम। फेजर डायग्राम में सबसे पहले EMF का बना देंगे ऐसे, EMF का E0 इधर लिख दिए और यहाँ से कितना एंगल है ओमेगा टी। और इस बार सर्किट में क्या लगा हुआ है, सर्किट में रेजिस्टर के अलावे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, राइट। तो करंट नेट वोल्टेज को लीड करेगा इसमें, तो ये ओमेगा टी था ना, तो यहाँ से जो फाई आया है, ये फाई उतना एंगल हम उधर चलेंगे, करंट को आगे लेके चलेंगे, इधर भी आ सकता है वो और इस क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, मतलब इधर से हम कितना एंगल आगे बढ़ना है, मुझे फाई एंगल और आगे चलना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये I0 लिख देंगे इसका। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, देखिए करंट का इक्वेशन बना, करंट इक्वल टू I0 साइन, जो भी वोल्टेज का इक्वेशन था उसमें प्लस फाई करना है, तो ओमेगा टी प्लस फाई, और ये फाई क्या है, वही जो इम्पीडेंस ट्रायंगल से एंगल आया था। तो ये करंट थ्रू सर्किट हो गया। अब चूंकि ये सीरीज में है तो यही करंट रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा और यही करंट कैपेसिटर से भी फ्लो करेगा, राइट। फिर पूछेगा कि वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर क्या होगा, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है रेजिस्टर में, तो मैं लिख दूंगा कि I0 इंटू रेजिस्टेंस IR V इक्वल टू IR साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सेम फेज जैसा करंट का वैसा ही वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर का। वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर का पूछेगा तो I0 XC और साइन जितना करंट का था ओमेगा टी प्लस फाई था तो लिख दिए। अब वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है लेकिन वोल्टेज लैग करता है, तो -π/2 हो जाएगा इसमें वोल्टेज में। रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, ये कैपेसिटर के थ्रू कितना हुआ, ये I0 का वैल्यू क्या है, तो I0 है E0 जो अप्लाई किया था आपने डिवाइड बाई Z, और इस बार Z क्या होगा, इस बार Z होगा √R² प्लस XC का स्क्वायर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट हो गया बात इसका। तीनों एक साथ हो जाए LCR सर्किट सीरीज में, एक रेजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, और अप्लाई कर दिए ये EMF E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बना के और फाई निकाल लेंगे कि जो नेट वोल्टेज है उससे नेट करंट कितना लीड या लैग कर रहा है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए इस तरफ लिखना है XL और नीचे लिखना है XC कैपेसिटर वाले का, इसका वैल्यू 1/ωc होता है और इसका होता है ओमेगा इंटू L, और X की तरफ रेजिस्टेंस लिखना है। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जब दिया रहेगा तो उससे पता चल जाएगा कि XC ज़्यादा आ रहा है कि XL ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो हम पहले केस में मान ले रहे हैं कि XL ज़्यादा आया, XL ज़्यादा आया और XC क्या आ गया, कम। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ऐसे फिगर से, इधर R लिखेंगे और इधर लिख देंगे XL माइनस XC। ऐसा कब लिखेंगे, जब XL ज़्यादा होगा और XC कम। और अगर XC ज़्यादा है तो उस समय ऐसा डायग्राम बनाएंगे, इधर वाले में लिख देंगे XC माइनस XL, जो कम रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें फेज इधर की तरफ आएगा, ये फाई इम्पीडेंस ट्रायंगल में, और इस फाई का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए, tan इनवर्स फाई इक्वल टू होगा tan इनवर्स y कंपोनेंट XL माइनस XC का वैल्यू बाई R, इससे फाई मिल जाएगा। अगर कैपेसिटर वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फाई का वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स, इधर से देखिए ये वाला फाई मिलेगा मुझे, तो इस फाई का वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R। इस तरह से क्या फाई निकाल लेंगे आराम से।
एक बार फाई मुझे मिल गया, तो अगर सर्किट ये वाला है, मतलब इंडक्टर का वैल्यू ज़्यादा है, इंडक्टर का XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, तो करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो जो वोल्टेज का इक्वेशन था E0, तो E0 डिवाइड बाई Z तो कर ही देंगे I0 निकालने के लिए, जहाँ पे Z क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये I0 हो गया। और साइन ओमेगा टी तो लिख देंगे, ये वोल्टेज हो गया। अभी कौन सर्किट जीत रहा है यहाँ पे? कौन? इंडक्टर। और इंडक्टर में करंट लैग करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो वोल्टेज का जो भी इक्वेशन है उसमें माइनस फाई कर देंगे। कितना लैग करता है? जितना इम्पीडेंस ट्रायंगल से फाई आया था वही वाला फाई यहाँ लिखना है। क्लियर? तो करंट आ गया, और चूंकि सब सीरीज में है, तो अगर हम उसे पूछेगा कि रेजिस्टर में कितना करंट है, तो यही आंसर है। इंडक्टर में कितना करंट है, तो यही आंसर है। कैपेसिटर में कितना किसी भी इंस्टेंट पे करंट है, तो यही है। लेकिन तीनों में वोल्टेज अलग अलग आएगा, इन तीनों का वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाएंगे तो अलग अलग आएगा। कितना कितना आएगा आइए देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर पूछेगा तो आप बोलेंगे सर I0 इंटू आर लिख दीजिए, करंट IR। और साइन वोल्टेज जो रेजिस्टर में होता है ना, वो करंट के फेज में होता है, और करंट का फेज क्या आया था? ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिख देंगे। फिर पूछेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताइए क्या है, तो I0 XL साइन इंडक्टर में जो होता है ना, वो करंट से वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज क्या करता है? इंडक्टर का लीड करता है। तो करंट वाला फेज ये था, या रजिस्टर में वोल्टेज का भी यही फेज था। रजिस्टर में तो करंट वोल्टेज सेम फेज में है, लेकिन इंडक्टर में क्या है? ये ओमेगा टी माइनस फाई जो है करंट का फेज, उससे प्लस पाई बाई 2 है। वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में ना, तो प्लस पाई बाई 2। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर बोलेगा तो I0 XC साइन करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस फाई, और वोल्टेज कैपेसिटर का लैग करता है, तो माइनस पाई बाई 2। अब इस तरह से सब में हम वोल्टेज लिख पाएंगे, सबके थ्रू वोल्टेज लिख पाएंगे। क्लियर? फिर टोटल वोल्टेज अगर बोलेगा, अगर कभी VR दे दे और VL दे दे और कैपेसिटर तीनों दे, और पूछेगा कि अप्लाइड वोल्टेज क्या था या नेट वोल्टेज, तीनों का सम करने पे, तो DC सर्किट वाला जो रेजिस्टेंस था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैसा नहीं करेंगे कि तीनों को ऐड कर देंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगा, ये इसमें नहीं होगा। इसको भी वेक्टर जैसा ऐड करना पड़ेगा, यानी जो नेट वोल्टेज आएगा किसी भी इंस्टेंट पे, वो आएगा VL माइनस VC, इसको वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना है, और VR स्क्वायर ऐसे करना है, तब नेट वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट का मिलेगा। राइट? अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? देखिए, अभी Z हम लोग सीखे कि LCR तीनों एक साथ है, तो Z का वैल्यू क्या होता था? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, इतना Z आता था। और सर्किट में करंट क्या आता था? I0 इक्वल टू E0 बाई Z आता था, टोटल रेजिस्टेंस। तो मुझे सर्किट में मैक्सिमम करंट जब चाहिए, तो क्या ये नीचे वाले को मिनिमम करना पड़ेगा? XC माइनस या XL माइनस XC। ये करंट का वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब डिनोमिनेटर कम होगा। अब डिनोमिनेटर में ये रेजिस्टेंस तो सर्किट का कुछ ना कुछ रहेगा, वायर है तो, और उसका स्क्वायर है, तो ये माइनस होने वाला है नहीं, और इसका भी स्क्वायर है, तो कोई भी स्क्वायर कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो अब एक ही उपाय है कि इसको ज़ीरो हो जाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो ज़ीरो होगा नहीं, कनेक्टिंग वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो लेकिन ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो हो सकते हैं। ये ज़ीरो से और कम नेगेटिव नहीं होगा ना, स्क्वायर है इसलिए। तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी XL माइनस XC की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और जब ये मिनिमम होगा उस समय मुझे खूब ज़्यादा करंट मिलेगा सर्किट में। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? XL का वैल्यू था XL बराबर XC हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0, मतलब XL था ओमेगा L और XC था 1/ओमेगा C। तो ये ओमेगा उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/LC, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? 1/√LC, 1/√LC हो गया। ओमेगा बराबर हो गया LC, 1/√LC। ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2πf लिखते हैं, है कि नहीं? तो 1/√LC, तो 2π क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड हो जाएगा,
तो यानी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC या ओमेगा, ऐसा AC आपको अप्लाई करना है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर और इंडक्टर के रूट के ऐसे हो जाए इक्वल, तो उस समय वो बैटरी से सबसे ज़्यादा खींचेगा करंट, वो सर्किट बैटरी से सबसे ज़्यादा करंट खींचेगा। तो ये कंडीशन हो गया कि आपको ऐसा सोर्स लगाना है अल्टरनेटिंग करंट का जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंडिया में ये वाला फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, और US में कितना होता है 60 हर्ज, जो याद किए हैं वही ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये 50 हर्ज है तो आपको L और C ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिसका 1/2π√LC करने पे 50 आ जाए। ऐसे कंडीशन में AC से सबसे ज़्यादा करंट हमारा सर्किट खींचेगा। तो जब सबसे ज़्यादा करंट खींचता है तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस का कंडीशन हो गया है, इसलिए मैक्सिमम करंट आ रहा है। अब रेजोनेंस में एक टर्म होता है बैंड विड्थ, ये देखते हैं क्या है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं x एक्सिस की तरफ फ्रीक्वेंसी चेंज करूं और y एक्सिस की तरफ करंट के बीच ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस तरह का। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, कौन से फ्रीक्वेंसी के लिए, 1/2π√LC, ऐसा फ्रीक्वेंसी के लिए खूब करंट मिल रहा था, मैक्सिमम करंट मिला। और इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी फ्रीक्वेंसी रखे, किसका फ्रीक्वेंसी, सोर्स का, ये जो AC सोर्स था ऐसे L, C, R ये सब में इसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर आप 1/2π√LC से ज़्यादा रखेंगे तो भी करंट गिर रहा था नीचे, और कम रखे तो भी करंट नीचे गिर रहा था। तो करंट का वैल्यू IRMS जब हो जाए, IRMS क्या होता है, I पीक बाई √2, तो ये घटते 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 यहाँ तक आ गया, IRMS आ गया। इधर भी घटते 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 कहाँ आ गया, IRMS। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक बार IRMS लाना है और एक बार कम करने पे। तो जितने फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको F1 बोलना है और इधर वाले को क्या बोलना है, F2। जितने फ्रीक्वेंसी इसका रखने पे सर्किट में करंट रेजोनेंस वाले करंट का I0 रेजोनेंस वाले करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाए, यानी RMS जैसा हो जाए, यहाँ से यहाँ के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को F2 माइनस F1 को बैंड विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतने को बैंड विड्थ। एक टर्म होता है Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर होता है, Q फैक्टर का वैल्यू रेजोनेंस के टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी था, यानी मैक्सिमम करंट के टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी था वो, डिवाइड बाई बैंड विड्थ मेरा कितना आया, F2 माइनस F1। इसके रेशियो को ही क्या डिफाइन किया गया है, क्वालिटी फैक्टर। अब जो एक और टर्म आता है शार्पनेस, इस पे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वालिटी फैक्टर, जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा उसका शार्पनेस भी अच्छा होगा। शार्पनेस जिसका अच्छा है या क्वालिटी फैक्टर अच्छा है वो ऐसा 3 ग्राफ बोलेगा कि ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ये है और तीसरा ये ग्राफ है। तो इसमें 1, 2 और 3 में बताइए कि किसका क्वालिटी फैक्टर या किसका शार्पनेस सबसे अच्छा है, और ऑप्शन देगा कि फर्स्ट का अच्छा है, सेकंड का, थर्ड का, नॉन ऑफ द। तो शार्पनेस का मतलब है कि जैसे किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम मिला तो उससे थोड़ा सा भी आप कम या ज़्यादा किए तो करंट फास्ट गिरना चाहिए, जल्दी गिरना चाहिए। अभी इसका क्या है, धीरे धीरे गिर रहा है स्लोप इसका, तो इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। मतलब आप 92.7 FM सुन रही हैं तो जो आ रहा है इंटेंसिटी या करंट, इससे चैनल थोड़ा सा भी कम आप फ्रीक्वेंसी कम करें तो एकदम वो चैनल में करंट गिर जाना चाहिए, ठीक। तो शार्पनेस मतलब जो एकदम ऐसा होगा एकदम, इसका सबसे अच्छा शार्पनेस या सबसे अच्छा क्वालिटी कहलाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस के टाइम पे करंट देगा और रेजोनेंस से थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ेंगे तो पूरा करंट गिरा देगा, यानी वो चैनल एकदम सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो जो ज़्यादा शार्प होगा इधर उसकी क्वालिटी अच्छी बोली जाएगी। क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ लिए, या शार्पनेस निकालने का, कि रेजोनेंस के टाइम का फ्रीक्वेंसी बाई बैंड विड्थ। इसके अलावा और भी फॉर्मूला है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। क्वालिटी फैक्टर का और फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा 1/R। कभी कभी ये रेजिस्टर, इंडक्टर ये सब देता रहे, कैपेसिटर, ऐसे करने से भी क्वालिटी फैक्टर आ जाता है।
ठीक है, याद रहेगा ये। और फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 पाई रेजोनेंस के टाइम का फ्रीक्वेंसी और L डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला है। या इसका है कि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब का, जब रेजोनेंस है उस वक्त का, डिवाइड बाई R, सब कुछ इसमें रेजोनेंस के वक्त का लिखना है। या इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कब का, जिस समय रेजोनेंस हुआ है तब का, डिवाइडेड बाई R। डिपेंडिंग ऑन गिवन क्वांटिटी इन न्यूमेरिकल यू कैन यूज डिफरेंट फार्मूला टू फाइंड क्वालिटी फैक्टर। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है, ये बैंड विड्थ और फ्रीक्वेंसी, तो इससे निकालिए। अगर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे क्वालिटी फैक्टर निकालिए। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ है, तो इससे निकालेंगे। एक्सी और आर दिया है तो इससे, एक्सएल और आर दिया है तो इससे क्वालिटी फैक्टर निकाला जाता है। पावर फैक्टर क्या चीज़ होता है, तो पावर का वैल्यू होता है V इंटू आई। अभी V का जनरल इक्वेशन क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई भी सर्किट को यही इक्वेशन था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट के इक्वेशन में कभी कभी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था, कभी माइनस पाई बाई 2 था, और सर्किट में दो दो आ रहा था तो प्लस या माइनस पाई आ रहा था, ऐसे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई आया था, तीनों जब था LCR सर्किट उसमें आया था ना ऐसा। तो इसको लिख सकते हैं आप ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे स्प्लिट करके, और जब इसका एवरेज वैल्यू निकाला गया ऐसे एवरेज, तो जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है, ई नॉट आई नॉट ये बाहर आ गया। और इसका वैल्यू जब निकाला गया, इसका एवरेज वैल्यू तो कितना आया, इसको एवरेज वैल्यू इसका आता है ई नॉट आई नॉट, और इधर आता है cos 5/2 इतना। ठीक, अभी एवरेज वैल्यू आप डिराइव करने जाएंगे तो हम सिखाए भी हैं, कर लेंगे, अदरवाइज आप याद रखिए कि एवरेज वैल्यू cos 5/2 आएगा। तो इस 2 को √2 2 बार कर दीजिए, एक आई नॉट बाई √2 कर देंगे और ई नॉट का भी √2 कर देंगे, तो √2 2 आ जाएगा और cos 5 हो गया। तो इसको लिखते हैं IRMS, और इसको VRMS या EMF है तो ERMS, और cos 5 इतना एवरेज पावर आता है, इतना एवरेज पावर। अब इसमें जो cos 5 टर्म आया है ना, इसी को बोला जाता है पावर फैक्टर। अब ये cos 5 ध्यान से देखेंगे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से तो फाई आता था, फाई का वैल्यू, इधर रेजिस्टेंस रखते थे और इधर XL और नीचे XC रखते थे। तो अगर XL का वैल्यू ज़्यादा है तो इधर लिख देते थे XL माइनस XC और इधर R, और ऐसे कर देते थे, और यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या लिख देते थे, cos 5 भी लिख सकते हैं हम, tan 5 भी। तो अगर cos 5 लिखना है तो R/Z, तो R/Z, तो इससे पावर फैक्टर मिल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पता है और इम्पीडेंस पता है तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5। tan 5 sin 5 नहीं होता है, जो cos 5 होता है ना उसी को पावर फैक्टर कहना है। ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P आता है पावर, एवरेज पावर जो पढ़े थे, एवरेज वैल्यू, एवरेज ये निकाले थे ना पावर का, राइट। कितना आया था एवरेज वैल्यू सर पावर का, ये फॉर्मूला आया था, पावर का फॉर्मूला आया था VRMS IRMS और cos 5 कैसे निकाले थे, इम्पीडेंस ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये एवरेज पावर का वैल्यू आया था, तो ये एवरेज है, राइट। इंस्टेंटेनियस पावर अगर पूछेगा, पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे और करंट का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे, इससे इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। और वर्चुअल पावर पूछेगा या अपरेंट पावर या RMS पावर, ऐसा अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो क्या करना है, सिर्फ P लिखना है VRMS IRMS, तो RMS पावर ये मिलेगा। इंस्टेंटेनियस पावर तो इंस्टेंटेनियस VI मल्टीप्लाई, RMS पावर तो RMS मल्टीप्लाई, एवरेज पावर तब VRMS IRMS cos 5, और पीक पावर पूछेगा तो V0 I0, माने पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो बात क्लियर है ये, ठीक है। अब IRMS cos 5 जो होगा उसको बोलते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ करेंट और वाटफुल करेंट,
या वर्कफुल करंट, इतना इसका नाम है, क्योंकि इट इज़ इन फेज विथ वोल्टेज। इसका क्या मतलब है इन फेज विथ वोल्टेज का? तो देखिए अभी LCR सर्किट में हम लोग बनाए थे, इधर एक्स एक्सिस लिखे थे और इस साइड में मैं लिखा था E0 और यहाँ पे क्या था ये ओमेगा टी, और इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था, उससे मैं फाई का वैल्यू निकाल लिया था। तो वो फाई कितना था? तो ये EMF और करंट के बीच का एंगल था। जो फाई आता है वो EMF का और करंट के फेजर के बीच का एंगल था। तो मान लेते हैं कि वो इधर की तरफ आया, करंट सर्किट में इस साइड में आया और इससे एंगल फाई बनाइए। तो I0 का रिजोल्यूशन कीजिए, इस I0 का एक इधर करेंगे तो क्या आएगा, I0 cos फाई आएगा, और दूसरा 90 डिग्री की तरफ जाएगा, इधर क्या जाएगा, I0 sin फाई जाएगा। इस वेक्टर का मैंने क्या कर दिया, रिजोल्यूशन, ये वाला जो वेक्टर था ऐसा वाला, इसका रिजोल्यूशन कर दिया। तो I0 cos फाई और E0 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस करंट को बोला जा रहा है कि ये एक्टिव पार्ट ऑफ करंट है या वाटफुल करंट है, राइट। क्योंकि ये करंट का वो पार्ट है जो फेज में है, किसके, वोल्टेज के। सर्किट में जो नेट वोल्टेज है उस तरफ का कंपोनेंट है, तो उसी का ये मतलब है इट इज़ इन फेज ऑफ वोल्टेज, समझ गए। तो वाटफुल करंट कौन सा करंट है, जो वोल्टेज के फेज में है, और जो परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री अगर वोल्टेज का जो है, 90 डिग्री के वोल्टेज कौन गया है, ये गया है, तो I0 sin फाई, तो I0 sin फाई को बोलना है इनएक्टिव पार्ट ऑफ करंट और वाटलेस करंट या वर्कलेस करंट। अगला है कॉन्सेप्ट इसमें चॉक कॉइल। ये चॉक कॉइल कुछ नहीं है, इंडक्टर जो होता है ना उसी को चॉक कॉइल बोलता है, इंडक्टर को ही। तो क्यों ये अलग से ऐसे पढ़ाया जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये चॉक कॉइल? क्योंकि इसका यूज किया जाता है सर्किट में करंट को कम करने के लिए। सर्किट में क्या करता है ये, करंट कम। तो आप बोलेंगे सर सर्किट में हम रेजिस्टेंस नहीं लगा देंगे करंट कम करने के लिए? इस ट्यूबलाइट में हमको करंट कम करना है, तो हम इसके रास्ते में एक रेजिस्टर ही क्यों नहीं लगा देते हैं कम करने के लिए? तो रेजिस्टर लगाएंगे तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टर, वो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक बिल आएगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा एनर्जी का। अब इस इंडक्टर को लगाएंगे रेजिस्टर की जगह पर, तो क्या फ़ायदा होगा, करंट होता है टोटल EMF बाई Z, तो Z में क्या हुआ कि Z होता है R² प्लस ओमेगा L²। तो ये तो R रेजिस्टर का है, जो ट्यूबलाइट का रेजिस्टर है, और ये इंडक्टर का R है। तो इंडक्टर का जो R होता है ना वो बहुत कम होता है रेजिस्टेंस, या एक्चुअल रेजिस्टेंस से तो कम ही होता है, जो पूरा ऐसे रेजिस्टर बना देंगे उससे तो कम ही आएगा इसका रेजिस्टेंस। आइडियल इंडक्टर के लिए R टेंड्स टू 0 रखते हैं, और हम सिर्फ L इंडक्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो इसको बढ़ा देंगे तो ओवरऑल Z तो बढ़ ही गया। अब Z बढ़ गया तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मुझे सर्किट में करंट कम मिल गया। और दूसरा फ़ायदा हुआ कि R टेंड्स टू 0 था इंडक्टर का, इसीलिए ये 0 बाई एनीथिंग करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो cos फाई इम्पीडेंस ट्रायंगल को याद करें तो रेजिस्टेंस और इधर वाला फैक्टर क्या आता था, Z आता था, राइट। तो cos फाई का वैल्यू क्या होता था, R बाई Z। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है, इसका टेंड्स टू, तो cos फाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो cos फाई का वैल्यू 0 हो गया, तो पावर भी लॉस इसमें क्या होगा, 0 होगा, टेंड्स टू, क्योंकि पावर होता है VRMS, IRMS और cos फाई। तो cos फाई 0 हो गया तो सबको ले मरेगा, ये सबको 0 करेगा, तो पावर इसमें नेग्लिजिबल, बहुत कम कंज्यूम होगा पावर। और आइडियल चॉक कॉइल है तो 0 ही होगा, और आइडियल नहीं है तो इस R का वैल्यू थोड़ा सा होगा, तो इस तरह से पावर भी ये कम कंज्यूम करेगा। और सर्किट में हम रेजिस्टेंस को इस तरह से सर्किट में हम रेजिस्टेंस बढ़ा लेंगे इसकी मदद से, और करंट कम कर लेंगे, और पावर भी मेरा लॉस नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक बिल नहीं आएगा एक्स्ट्रा। फिर LC ओसिलेशन है, तो LC ओसिलेशन बिल्कुल SHM के जैसा है। तो SHM में जो वेलोसिटी है वही इसमें करंट आपको समझना है। LC ओसिलेशन में करंट किसके इक्विवेलेंट है, वेलोसिटी के, राइट। अब इसमें पोजीशन किसके इक्वल है, चार्ज के इक्वल है, पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, ये सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर पे ये कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज होता है, प्लस प्लस चार्ज इस पे है, यानी करंट सर्किट में क्या होता है, 0, करंट 0 माने वेलोसिटी 0,
और वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के जैसा स्टार्ट हुआ सिचुएशन इसका, कैपेसिटर फुल चार्ज है। अब जैसे जैसे कैपेसिटर ऐसे डिस्चार्ज यहाँ पे होगा और मीन पोजीशन पे आएगा, यानी कि आपका SHM मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो सर्किट में एक इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम होगा। फिर दूसरे तरफ जाएगा तो जैसे वेलोसिटी कम होके और दूसरे एक्सट्रीम पे ज़ीरो होगा, उसी समय करंट भी कम होके ज़ीरो होगा। फिर उल्टे डायरेक्शन में ये एक्स आ जाएगा, यानी कैपेसिटर पे उल्टा पोलैरिटी आ जाएगा, जिधर प्लस था उधर माइनस, और कैपेसिटर पे जिधर माइनस था उस साइड में प्लस, और जिधर प्लस था उस साइड में माइनस, ऐसा हो जाना। फिर ये इधर उल्टे डायरेक्शन से आके और मैक्सिमम होगा यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि इस LC ओसिलेटर में उल्टे डायरेक्शन में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा ऐसे ऊपर जाते समय। तो जैसा SHM वैसा ही LC ओसिलेशन होता है। तो SHM का एक टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वैसे ही LC ओसिलेटर का फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√LC, यानी कि 1 सेकेंड में इसका टाइम पीरियड अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, उल्टा करेंगे उसको, तो 2π भी ऊपर चला जाएगा और LC भी ऊपर चला जाएगा, राइट। फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है, यानी इतने समय में एक ओसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक ओसिलेशन कंप्लीट में जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था उस पर वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये, राइट। इस पे जैसे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, फिर इस पे निगेटिव चार्ज आएगा आधे साइकिल के बाद, फिर आधे साइकिल के बाद वापस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव आने का ये समय है जिसको टाइम पीरियड ऑफ LC ओसिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन माने कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो उस समय कैपेसिटर में टोटल एनर्जी हो जाएगा ½ Q²/C, या Q मैक्सिमम का स्क्वायर/2C। मैक्सिमम चार्ज स्टोर कैपेसिटर पे है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट है ये SHM के। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM के इक्विवेलेंट कब है, जब मैक्सिमम करंट सर्किट में है, तो उस समय इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ½ Li²। तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी ½ Li², कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर ½ Q²/C, और फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ओसिलेशन 1/2π√LC। तो इस LC ओसिलेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एन AC सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी। 20 मिली हेनरी किसका वैल्यू दिया है, ओब्वियसली इंडक्टेंस है, और क्या क्या दिया है, कैपेसिटेंस भी देखिए दिया हुआ है, और इनिशियल चार्ज यानी चार्ज ये फुल चार्ज है कैपेसिटर का। इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो इसी को Q0 लिख देते हैं, है ना, और ये C है, और ये क्या है, L। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल, R नहीं कंसिडर करना है, तो सिर्फ L और C है। लेट द इंस्टेंट सर्किट क्लोज T=0, उसको T=0 बोले हैं, ओके। कैपेसिटर फुल चार्ज होता है पहले से, यानी ये ऐसा SHM है जो अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, राइट। और अपने एक्सट्रीम से SHM स्टार्ट होता है तो उसका इक्वेशन होता है x = एम्पलीट्यूड और साइन नहीं कॉस। अगर मीन पोजीशन से जो SHM चालू होगा ना उसको कॉस लिखना है, और एक्सट्रीम मीन पोजीशन चालू होगा साइन लिखना है, और एक्सट्रीम से चालू होगा तो कॉस लिखना है। ऐसा क्यों करना है सर, क्योंकि देखिए इसमें T0 पुट करेंगे ना तो cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी T=0 पे ये x मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ वही तो है, T=0 पे फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, और चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब पोजीशन होता है SHM का, और करंट इन LC सर्किट मतलब वेलोसिटी होता है। तो इसीलिए cos वाला इक्वेशन लिखा जाता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज बराबर Q0 cos ω t होगा, राइट। तो cos ω t का इक्वेशन लिख दिए। साइन वाले में क्या दिक्कत है, A sin ω t लिखेंगे तो T0 पुट करने पे x क्या आ जाएगा, 0। x0 माने कैपेसिटर अनचार्ज है, तो अनचार्ज से स्टार्ट नहीं होता है ना, ये पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहता है तब LC ओसिलेशन करते हैं हम लोग, राइट। तो इसलिए ये इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। टोटल एनर्जी स्टोर तो ½ CV² होता है और ½ Li² भी होता है, लेकिन ½ Li² एक होता है और दूसरा होता है Q²/2C। ½ CV² भी होता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं दिया है ना, तो इसीलिए Q²/2C वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि Q दिया हुआ है देखिए 10 मिली कूलम और
सी भी दिया हुआ है कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आराम से फॉर्मूला लिखने पे आ गया। सेकेंड, व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये तो अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि ओमेगा होता है 1/LC। ओमेगा को क्या लिखते थे 2πf, तो ये 2π नीचे आ जाएगा ना, तो f हो जाएगा 1/2π√LC। लेकिन ये ओमेगा ही पूछा है, तो ओमेगा पूछा है तो ओमेगा ये रेडियन में आ जाएगा 1/√LC से सिर्फ इतना रेडियन। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो हम इसमें 2π और इधर लाकर डिवाइड कर लेते, राइट। थर्ड पार्ट पे चले क्या। थर्ड, एट व्हाट टाइम इज़ द एनर्जी स्टोर इज कम्प्लीटली मैग्नेटिक। कम्प्लीटली मैग्नेट में कितने समय के बाद जाता है, देखिए। तो पहले कम्प्लीटली किस में था, कैपेसिटर में था, यानी एक्सट्रीम पे था। और कम्प्लीटली मैग्नेट मैंने पूरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या T/4 होता है, टाइम पीरियड का 1/4 होता है ना, यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम से मीन आने में, ठीक। तो टाइम/4 आ जाएगा इसका। और टाइम पीरियड तो मिल ही गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब है तो इसके उल्टे को 1/फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, राइट। तो इसका 1/f कर देंगे तो t मिल जाएगा, और उसका भी 1/4 करेंगे तब मिलेगा जाके मुझे वो समय, जितने समय में ये कैपेसिटर वाला एनर्जी पूरी तरह से इंडक्टर में चला जाएगा। थर्ड भी समझ में आ गया। अब डी, एट व्हाट मिनिमम टाइम टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था सर, तो Q0²/2C था। तो इसका आधा एनर्जी कर दीजिए, Q0²/2C का आधा, क्योंकि बोला है ना कि आधा इसका एनर्जी गायब हो गया, तो आधा इंडक्टर में गया होगा। तो इतना एनर्जी है, तो उस समय हम माने कि चार्ज Q होगा। तो अगर चार्ज Q है तो एनर्जी कैपेसिटर में कितना है, Q²/2C, राइट। ये मैक्सिमम एनर्जी है, और इधर है किसी भी इंस्टेंट का एनर्जी, तो 2C से 2C कट गया। तो इससे किसी भी समय का चार्ज मिल जाएगा मुझे Q0 का स्क्वायर, और नीचे 2 है और इसका रूट, क्योंकि ये स्क्वायर इधर रूट कर देगा जाके। तो किसी भी इंस्टेंट का चार्ज क्या आ गया, Q0/√2। ये उस इंस्टेंट का चार्ज है जब आधा एनर्जी कैपेसिटर में है और आधा चला गया है मैग्नेट में, तो उस समय चार्ज इतना है। अब इक्वेशन मुझे पता है कि कितना दिया हुआ है, ये इक्वेशन है किसी भी इंस्टेंट के चार्ज का। तो उसमें Q = Q0 cos ωt में Q को रख दीजिए Q0/√2, क्योंकि चार्ज इस इंस्टेंट पे इतना है। Q0 cos ωt, Q0 से Q0 कट गया, तो cos ωt क्या आ गया 1/√2, और 1/√2 cos कितने का वैल्यू होता है, तो ω2 का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/, कितना 4, ठीक है। तो π/4 इसका वैल्यू हो गया। अब ओमेगा का वैल्यू आपको पता ही है कि 2π टाइम पीरियड होता है, और यहाँ t है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड, ये जो स्मॉल t है वो आ गया टाइम पीरियड ऊपर, और ये 2 नीचे, यानी टाइम पीरियड बाई 8, यानी जितना टाइम पीरियड है इसका उसका 1/8 समय में आधा एनर्जी कैपेसिटर में रहेगा और आधा एनर्जी चला जाएगा इंडक्टर में। तो ये इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ अल्टरनेटिंग करंट। इसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता हो कमेंट बॉक्स में उस न्यूमेरिकल को आप लिखिए, उसका मैं सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।